हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो, प्रीवियस टॉपिक्स तक हमने कवर क्या किया था, हमने ये जान लिया था कि दो टाइप की इमेज बनती है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। रे डायग्राम्स क्या होते हैं, रे डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिर्फ स्टडी करने के लिए हमें रे डायग्राम्स की जरूरत पड़ी। दूसरा, रे डायग्राम बनाते कैसे, तो उसके कुछ स्टेप्स थे। जो पहला स्टेप था कि ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालनी है, फिर दोनों लाइट रेज मिरर पे जाके टकराएंगी, टकराने के बाद जहां रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर के जहां कट करेंगी, अगर कट किया तो रियल इमेज बनेगा, और जबरदस्ती अगर कट कराना पड़ा तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। फिर देखो, आज हमें प्रॉब्लम क्या, मतलब रे डायग्राम्स को बनाते समय प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान से सुनो। कि मान लो मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया, सपोज करो, हम स्फेरिकल के नहीं पढ़ने जा रहे हैं अभी। मान लो मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। इस ऑब्जेक्ट, चलो ये पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो, एक ऑब्जेक्ट यहां रख लिया। अब इसमें से मुझे दो लाइट रेज निकालनी है, तो वो लाइट रेज किधर निकालनी है, टकरा करके कहां जाएंगी, वो मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखो, इसमें से मुझे दो लाइट रेज तो निकालनी है, बट वो दो लाइट रेज किधर निकालनी है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा सोच लो, ये पोल हो जाता है, ये फोकस हो जाता है, ये सेंटर हो जाता। मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये पॉइंट ए, तो फोकस से लाइट निकालनी है, सेंटर से निकालनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे निकालनी है, पोल पे गिरानी है, कहाँ ले जानी है मुझे नहीं पता। और ले जाने के बाद वो टकरा के कहाँ जाएंगी वो भी मुझे नहीं पता। तो पहले क्या पढ़ा जाता है, इसके रूल्स पढ़े जाते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में वो रूल्स क्या है। टोटल 4 रूल्स हैं। रूल्स मैं आपको बताता हूँ क्या काम आते हैं। रूल्स हमें ये बता देते हैं कि अगर एक लाइट रे ऐसे जा रही है तो इधर से जाएगी, मतलब जैसे वो बता देती है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, तो वो मुझे एक प्री डिफाइंड पाथ दे देती है कि अगर तुम लाइट को ऐसे निकालोगे तो वो उधर जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कमरे में, एक कमरा है और उस कमरे में से एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा इधर है, ठीक। अब मैं इस साइड अगर बढ़ना स्टार्ट किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर सब इस साइड बढ़ के जा रहे हो तो इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे। अगर मैं इस साइड बढ़ना स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर आप उस दरवाजे से बाहर निकलोगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्री डिफाइंड पाथ है कि अगर इधर जा रहे हो तो इसी दरवाजे से निकलेंगे, इस साइड जा रहा हो तो इसी दरवाजे से निकलेंगे। तो आप समझ सकते हो, ये जो मैं रूल्स पढ़ने जा रहा हूं, ये जो रूल्स हैं, ये एक तरीके से प्री डिफाइंड पाथ ऑफ लाइट रे है। ये है क्या, तो प्री डिफाइंड पाथ ऑफ लाइट रे, कि जो लाइट रे है उसका पाथ कैसा होना चाहिए, वो लाइट रे कहां टकरा करके कहां जाएगी, ठीक है। इसका पाथ हमें जानना हो, इसके लिए ये रूल्स पढ़ते हैं। और टोटल ऐसे रूल्स पढ़ेंगे हम 4। टोटल रूल्स कितने पढ़ेंगे, 4। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज चाहिए, सिर्फ 2। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 प्री डिफाइंड पाथ ले लो। जैसे देखो, इमेज बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलनी चाहिए। अब वो लाइट रेज किधर निकालनी है, कहां लेकर के जाना है, वो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको निकाल के बताने वाला हूं कि अगर आप लाइट को इधर लेके जाओगे तो ये ऐसे जाएगी, इधर लेके जाओगे तो वैसे जाएगी, इधर लेके जाओ तो वैसे जाएगी, कहीं 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 जाएगी, ठीक। और ऐसे में कितने रूल्स बताने वाला हूं, 4। इसमें से यूज कितने होंगे, एट अ टाइम 2, ठीक। तो आपके ऊपर है, आप जो मन करे वो रूल यूज कर सकते हैं। तो चलो पहला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 1। पहला रूल पढ़ चुके हो। पहला रूल क्या कहता है कि मान लो एक कॉन्केव मिरर है, मान लो ये एक कॉन्केव मिरर है और बीचों बीच एक लाइन पास कर रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर चिपकाया मैंने पोल, ये लगाया फोकस और ये लगाया सेंटर। कहा जाता है, पहला रूल क्या कहता है कि मान लो अगर कोई लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद कहां से जाएगी, तो हमने ऑब्वियस पढ़ रखा है कि टकराने के बाद वो फोकस से जाती है। फिर भी एक बार और देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कैसे सेटिस्फाई होता है। लाइट आकर के गिरी, सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ किया, तो सबसे पहला काम ऐसे नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, नीचे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा और ये पॉइंट से पास करेगी, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक।
तो पहला रूल क्या कहता है, देखो क्यों मैंने इसको बोला था कि एक प्री डिफाइंड पाथ है, कि आपको पता है कि अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो जाने के टकराने के बाद कहां से जाएगी, तो फोकस से ही जाना है, कहीं और से वो नहीं जाएगी। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे कैसे, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले लाइन को कहा गया था प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये लाइट चल रही है। लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करके चली जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करके चली जाएगी। पहला रूल याद हो गया। रूल नंबर 1 क्या है, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस, याद हो गया। लेकिन भाई साहब ये किसके लिए है, कॉनकेव के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए कैसे था। अब कहोगे कि सर ये क्या बात होती है, आपने 4 रूल बोले थे, अब एक रूल के अंदर आप 2 चिपका रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। टेंशन लो, मैं दोनों को मर्ज करके एक स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। मान लो ये कॉन्वेक्स है, ठीक, तो कॉन्वेक्स है तो सेंटर तो यहां होगा, पोल तो यहां होगा, फोकस तो यहां होगा। अब इसमें क्या होता है, जो भी इंसिडेंट लाइट रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब आकर के मान लो यहां पर गिरी, तो सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से पास करती हुई कोई भी लाइन जो होती है वो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इट वर्क एज नॉर्मल। अब ये वाला बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के नीचे है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के ऊपर होगा, तो लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी और इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस। तो देखो डेफिनेशन फिर कैसे लिखनी है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ये दोनों लाइट दोनों में कॉमन है, चाहे कॉनकेव में चाहे कॉन्वेक्स में, तो कैसे लिखा जाता है, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस। ऐसा होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू पास बाय फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक राउंड और समझते हैं, फिर से देखते हैं। लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ये सच में फोकस से पास नहीं हो रहा है, इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला वाला रूल फटाफट लिख लो, क्या लिखेंगे हम, लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलो पहला रूल हमने कर लिया, पहला रूल हटा देता हूं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 बहुत इजी है जी, बहुत इजी। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। रूल नंबर 2 बताता है कि लाइट को उल्टा पुल्टा किया जा सकता है। उल्टा पुल्टा किया जा सकता है मतलब, मान लो यहां 2 प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, यहां पर एक प्लेन मिरर है। एक लाइट रे ऐसे आकर के गिरी, ये इंसिडेंट लाइट है, एक लाइट रे ऐसे आकर के गिरी। सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, टकरा के लाइट इधर निकलेगी, और ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, 40 तो बनेगा। अब जरा ऐसे सोचो कि सपोज करो इधर से एक लाइट आ रही है यहां पर, और मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने पे ये वाला एंगल बना 40, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, 40 तो बनेगा। अब जरा मुझे बताओ इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, क्या चीज बदल दी गई है। देखो दोनों की डिजाइनिंग एक जैसी है, बस मैंने क्या किया है, यहां पर इंसिडेंट लाइट की जगह रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की जगह इंसिडेंट लाइट लगा दिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। मतलब आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप कर सकते हो कि आप इंसिडेंट लाइट की जगह पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड की जगह पर इंसिडेंट लाइट रे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
देखो फिर से इसको, इसमें क्या किया मैंने, एक इंसिडेंट लाइट रे ली, नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 40, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकल के आया 40, मतलब लाइट ऐसे गई 40 पे गई, 40 पे निकल गई। अब इसमें क्या हुआ, हमने क्या देखा कि यहां से एक लाइट रे आ रही है, यहां से एक लाइट रे आ रही है और नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 40, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से निकला 40। दोनों डायग्राम वाइज क्या हुए, सेम बने, मतलब मैंने इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्टेड बनाया, चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट को इंसिडेंट बनाया, बट शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही सुनना ध्यान से। रूल नंबर 1 क्या था, क्या था रूल नंबर 1? वो था कि अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इंसिडेंट लाइट है उसको बना दे रहा हूं रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसको बना देता हूं इंसिडेंट लाइट, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ा, देखो ध्यान से। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ भी करोगे तो सेंटर से पास करती हुई लाइन ऐसे नॉर्मल बनेगी, और नॉर्मल बनेगी, और ये वाला बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से गई, तो फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। याद कर लो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल उसका उल्टा, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। Light ray which is parallel to principal axis, after reflection it will pass through focus. If a light ray passes through focus after reflection it gets parallel to principal axis. सिंपल है, अगर ये फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर 2 हो गया, बहुत इजी था। रूल नंबर 1 याद कीजिए, उसका उल्टा करिए, रूल नंबर 2 हो जाएगा। अब जरा कॉन्वेक्स के लिए सोचो, कॉन्वेक्स के लिए बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन। बस इसमें वर्ड एक बदल देना है, कोई टेंशन नहीं है। इसका सेंटर इधर होगा बच्चे, सेंटर इधर होगा, फोकस इधर होगा, पोल यहां पर आएगी। अब एक लाइट रे से लेकर के आओ, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, पढ़ रखा है कि लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। ये फोकस से पास होगी। और अभी क्या बताया, इंसिडेंट को रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंट बना सकते हो। तो ये इंसिडेंट थी तो इंसिडेंट को बनाया रिफ्लेक्टेड, और ये रिफ्लेक्टेड था तो रिफ्लेक्टेड को बनाया इंसिडेंट। चलो अब इसको लिखना कैसे है, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। ये वाली लाइट रे फोकस से पास नहीं कर रही है, चलो पास नहीं कर रही है, उसकी तरफ तो जा रही है। अब जैसे मैं ऐसे हाथ ऐसे करूं और कहूं कि वो देखो चांद है, तो मेरा हाथ चांद तक नहीं जा सकता, पर चांद की तरफ डायरेक्टेड तो हो सकता है, उसकी तरफ तो दिखा सकते हो। ठीक है, किसी को एंटस कहते हो कि वहां से जाकर कैसे मुड़ जाना, तो वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं किया, वो तुम सिर्फ क्या बता रहे हो, डायरेक्टेड बता रहे हो, कुछ डायरेक्शन में वो है। इसी तरह इसको यहां देखो, ये लाइट रे फोकस से पास नहीं हो रही है, लेकिन फोकस की तरफ डायरेक्टेड तो है। तो अब इसके लिए डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, इफ अ लाइट रे पासेस बाय फोकस, एक लाइट रे अगर फोकस से पास करे या फिर डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस, या फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेट रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फटाफट लिखते हैं, ये कौन सा मिरर था, तो ये मिरर था कॉनकेव, और ये वाला कौन सा मिरर था, तो ये वाला मिरर था कॉन्वेक्स। क्या बोला गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे थी, फोकस से पास कर रही थी, अपन ने इसको उलट दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, इंसिडेंट को रिफ्लेक्टेड लगा दिया, रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंट लगा दिया। क्या चेक कर लिया, इफ अ लाइट रे पासेस बाय फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो, इफ अ लाइट रे पासेस बाय फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 2 भी हमने कर लिया, बहुत इजी सा रूल था, ये भी हमने कंफर्म कर लिया। चलिए अब रूल नंबर 3 पे आते हैं, वो भी बहुत इजी है, आंख बंद करके कोई सपने में पूछेगा तो भी बता दोगे। रूल नंबर 3 तो ऐसा है, ठीक है।
देखो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कि सोचो एक लाइट रे जो सेंटर से पास करे, एक लाइट रे जो ऐसे सेंटर से पास करे तो इसका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तो सेंटर से पास किया। चलो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। पता नहीं, चेक करते हैं। नहीं पता हमें ये सब चीजें क्या होती है, कहा जाती हैं, तो नहीं पता तो फिर वही यार, जब कुछ नहीं पता तो कम से कम नॉर्मल तो ड्रॉ करके देखें। तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है सेंटर से पास करती हुई लाइट जो होती है वही नॉर्मल होती है, तो यही तो नॉर्मल हो गई। जो लाइट रे थी उसी के ऊपर नॉर्मल आ गई, मतलब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0। देखो यही तो हमारा केस था। हमने क्या देखा था, जैसे प्लेन मिरर के लिए देखा था कि एक लाइट रे ऐसे आकर के गिरती थी, तो ऐसे आकर के गिरती थी तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते थे नॉर्मल ड्रॉ करने पे लिखते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, ठीक है। तो फटाफट टकरा करके वापस चली जाती थी, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते थे 0। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है रीट्रेस। रीट्रेस मतलब लाइट ऐसे जाएगी और अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, तो टकरा करके वापस आ जाएगी। इफ अ लाइट रे passes by center of curvature after reflection it will retrace its path। अगर वो लाइट रे सेंटर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद से अपने ही पाथ को वापस से रिट्रेस कर लेगी। ऐसे ही देखो, मान लो कॉन्वेक्स होता, अब बताओ कॉन्वेक्स के लिए सेंटर तक तो तुम कोई पहुंचोगे ही नहीं ना, सेंटर तक पहुंचोगे ना रूल बनेगा। नहीं फिर भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से सोचो। लाइट रे सेंटर तक जा नहीं सकती बट इट कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ तो जा सकती है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड तो हो सकती है, मतलब लाइट रे ऐसे सेंटर पे गई नहीं लेकिन सेंटर की तरफ तो डायरेक्टेड थी। अब यहां पर भी देखो, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही वाली लाइन नॉर्मल बन जाएगी। यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 0, टकरा करके वापस। तो हुआ क्या, सिंपल चीज क्या हुई कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से पास की या सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रही तो रिफ्लेक्शन के बाद उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। क्या लिखेंगे इसके लिए, लिखेंगे क्या? If a light ray passes by center of curvature in case of concave mirror, if a light ray passes by center of curvature in case of concave mirror or appear, ये यहां लिखेंगे क्या, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ध्यान से सुनो, फिर से याद करो इसको। If a light ray passes by center of curvature or directed towards center of curvature after reflection it will retrace its path। center of curvature से पास तब कर पाएगी जब मिरर कॉन्केव होगा और डायरेक्टेड तब होगी जब मिरर कॉन्वेक्स होगा। और सिंपल रूल है कि इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लगाना है, दोनों की वैल्यू होगी 0। चलिए रूल नंबर 3 भी रट लिया, बहुत इजी है। कैसे रूल फटाफट रखते जा रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल तो फोकस से जाओ तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, पहला दूसरा उल्टा, तीसरा क्या है, सेंटर से पास के, तो जैसे गया वैसे पाथ को हम रिट्रेस कर लेंगे। चलिए आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पे क्या कहता है रूल नंबर 4? तो देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ये बताओ अब कोई लाइट रे अगर पोल पे आके गिरे तो भी कर लेंगे क्या इसमें। लाइट रे ऐसे पोल पे आके गिरे, अरे लाइट रे ऐसे मान लो आके पोल पे गिरे, देखना है ना इसके साथ क्या होगा। ये रहा सेंटर, पता नहीं क्या होगा, तो पहले नॉर्मल तो ड्रॉ करके चेक करें। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये रहा नॉर्मल, दिख रहा है नॉर्मल, सेंटर से पास करती हुई कोई भी लाइन नॉर्मल होगी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस ही तो नॉर्मल है। अब ये वाला बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे होगा।
चलो एक और चेक करते हैं। चलो ये तो हमने कॉनकेव के लिए बना लिया, जरा कॉन्वेक्स के लिए चेक करके देखते हैं कॉन्वेक्स क्या कहता है। कि अगर मान लो इधर सेंटर है, ये पोल है, ये फोकस है, मान लो यहाँ फोकस था तो क्या फर्क पड़ गया, फोकस का कोई रूल तो नहीं है। एक लाइट रे पोल पे आके गिरी, अब क्या करोगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और क्या, तो नॉर्मल ये ड्रॉ करेंगे, ये वाला बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर टकरा के लाइट निकलेगी, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चौथा वाला रूल क्या कहता है, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल, अगर एक लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, देन प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव एज नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, एंड वी हैव टू फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें क्या फॉलो करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो तुम्हारे पास टोटल 4 प्री डिफाइंड पाथ मिल गए, 4 तुम्हें रास्ते मिल गए। 4 रास्ते क्या मिले कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से, और फोकस से जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर से जाओगे तो जैसे गए वैसे रिटर्न आ जाओगे, और पोल पे गिरोगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चारों रूल से रट लो इन चारों रूल्स को, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे उसमें चीजें बनती हैं। तो फटाफट पहले इसका टेबल हम बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाना है, उसकी ट्रिक्स क्या है, उसको ध्यान से सुन लेना। मान लो एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, यहां पर आएगा पोल, ये आएगा फोकस, ये होगा सेंटर। अब आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकता हूं, ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जा सकता है। तो पहला केस ये है कि मान लीजिए आप एक मिरर है और सन को देख रहे हैं, तो मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हुआ वो तो सन हुआ, और सन क्या है, बहुत दूर प्रेजेंट है। तो जो बहुत दूर होता है उसको कहते हैं इनफाइनाइट पर प्रेजेंट है। जैसे क्या होता है, हमने क्या देखा कि जैसे मान लो ये मिरर लिया, मिरर से सन की लाइट रेज जैसे आ रही है और सन की लाइट रेज एक पॉइंट पे फोकस करके देख रहे हैं, यानी जो मिरर है इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, सन है, वो सन की इमेज बना रहा है। तो पहला केस आप रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखो, एकदम दूर, हाईएस्ट जितना पॉसिबिलिटी है, तो उस डिस्टेंस को कहा जाता है एट इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं एट इनफाइनाइट। अब चलो थोड़ा सा मिरर के पास में लेके आओ, तो पास में लाए मतलब यहां रख सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ये सी के पीछे लिखा है, ठीक है, ये सी के पीछे रखा गया है। थोड़ा अब देखो और ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हो, तो थोड़ा सा और आगे हो, अब सी के ऊपर रख सकते हो। तो अब कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एट सी रखा है। फिर और आगे थोड़ा सा ला सकते हो, तो थोड़ा सा और आगे लेकर क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट अब लिखा है बिटवीन सी एंड एफ। फिर थोड़ा सा और आगे लेकर के, थोड़ा सा और आगे लेकर क्या होगा, तो अब इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है, एट एफ। थोड़ा सा और आगे लेकर क्या हो, तो थोड़ा सा और आगे लेकर के आएंगे, तो अब वो ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड पी। और ये स्पेशल केस है, उसको बहुत लास्ट पर स्टडी करेंगे, ध्यान रखना। अभी ये फटाफट ये 5 स्टडी करेंगे, थोड़ा सा ये स्पेशल केस होगा, इसकी स्टडी बाद में होगी। तो पहले टेबल बनाते हैं। टेबल क्या क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को मैं कहां कहां रख सकता हूं। तो ध्यान से सुना, ट्रिक कैसे लिखनी है टेबल को। पहले इसे 5 लिखो, लाइन से लिखो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जा सकता है। तो रखा जा सकता है एट इनफाइनाइट, फिर कहां रखा जा सकता है बियॉन्ड सी, फिर कहां रखा जा सकता है एट सी, फिर कहां रखा जा सकता है बिटवीन सी एंड एफ, फिर कहां रखा जा सकता है एट एफ। 5 ही लिखा मैंने, लास्ट वाला अभी नहीं लिखा। लास्ट वाले के लिए यहाँ जगह खाली रहेगी, ठीक है। लास्ट वाला मत लिख देना, नहीं तो ये ट्रिक्स फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब आपको बताना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो एक काम करो, जैसे ये सीधा लिखा है ना, उसको पलट करके उल्टा लिख दो। उल्टा लिखने का मतलब एट एफ से स्टार्ट करो, तो एट एफ। बियॉन्ड सी के सामने क्या लिखना पड़ेगा, बिटवीन सी एंड एफ। देखो लिखा एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, फिर क्या लिखेंगे बियॉन्ड सी, फिर क्या लिखोगे एट इनफाइनाइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पर रखोगे तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे,
एक ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे तो उसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, एक ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखोगे तो बनेगी एट सी, एक ऑब्जेक्ट को रखोगे बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, और एक ऑब्जेक्ट को रखोगे एट एफ पे तो वो बनेगी इमेज इनफाइनाइट पे। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। अब मैटर करता है कि उस इमेज की साइज कैसी लिखनी है, मतलब जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी। तो इसको याद करने का तरीका, सबसे छोटा साइज सोचो और वहां से सोचते सोचते सबसे बड़े साइज के बारे में सोचो। तो सबसे छोटा साइज हमारे लिए क्या हो सकता है, पॉइंट। सबसे छोटा साइज हमारे लिए क्या हो सकता है, सबसे छोटा साइज हमारे लिए हो सकता है एक पॉइंट। अब जैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, मान लो मैं हूं और सामने नीचे चींटी ऐसे चल रही है, छोटी सी चींटी चल रही है, तो चींटी की साइज मेरे कंपेयर में कैसी है, पॉइंट। ठीक, अब थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा बड़ा मतलब एक बच्चा दौड़ता हुआ है, क्या मेरे से थोड़ा छोटा है, ठीक है, मेरे से थोड़ा छोटा है, मतलब मैं कहूंगा बच्चा जो है वो स्मॉल इन साइज है, अभी छोटा है। ठीक, फिर कोई इतना बड़ा आ जाए तो कहूंगा इक्वल इन साइज है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो कहूंगा लार्ज इन साइज है, बहुत बड़ा आ जाए कहूंगा इन लार्ज इन साइज है। तो साइज को ऐसे छोटे से बड़े के टर्म्स में लिख दो, आप इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हो। तो चलो, एक चींटी उसके लिए लिखा पॉइंट, एक छोटा बच्चा उसके लिए लिखा स्मॉल इन साइज। अब देखो मेरे बराबर है, देखो पहले चींटी एकदम छोटा, फिर थोड़ा सा मुझसे छोटा, मेरे बराबर मतलब कैसा हो जाएगा बच्चा, इक्वल इन साइज, मेरे बराबर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लार्ज, और ऊपर इन लार्ज, थोड़ा सा कोई बच्चा मुझसे बड़ा है तो उसके लिए लार्ज, और कोई और बड़ा है एकदम बड़ा है खाली आ गया तो वो है इन लार्ज, या आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक, जगह किसकी छोड़नी है इस टेबल में, यहां पर अभी एक लिखा जाता है नेचर ऑफ इमेज, उसकी जगह छोड़ देनी है। ये वाला पूरा पॉइंट ऐसे ही ब्लैंक रखना है, अपनी टेबल बना लीजिएगा, लेकिन ये पॉइंट एक ब्लैंक रखिएगा, और सबसे नीचे के लिए जो लास्ट के सबने स्पेशल वाला रखा ना, यहां पर वो स्पेशल केस लिखेंगे, तो ये अभी हम ब्लैंक रखेंगे, ये वाला ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, और ये नेचर अभी ये वाला भी हम ब्लैंक ही रखेंगे। फिलहाल इसको नोट करिए। ठीक है, सिंपल कैसे लिखा मैंने, पहले ऑब्जेक्ट को लिखा, कहां कहां रखा जा सकता है, एक स्पेशल केस है उसको छोड़ करके बाकी पांच सीधा, फिर उल्टा करके, फिर छोटे से बड़े का साइज ले लिया, सबसे छोटा पॉइंट, स्मॉल, इक्वल, लार्ज, इन लार्ज। फिर से बोलो, सबसे छोटा पॉइंट, स्मॉल, इक्वल, लार्ज, इन लार्ज। ठीक है, साइज हमें याद हो गई। नेचर के लिए अभी हम जगह छोड़ देंगे, और ये जो स्पेशल केस है इसके लिए जगह छोड़ देंगे। चलिए फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं और एक एक करके हम केसेस को पढ़ते हैं। तो पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को रखना है मुझे एट इनफाइनाइट, और देखते हैं, चेक करते हैं कि जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है या नहीं बन रही है, और उसका साइज पॉइंट है या नहीं है। इसको हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है बाय रे डायग्राम। क्या रे डायग्राम इन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसी चीज को हमें इसका वेरिफिकेशन देना है। अब इन्हीं केल से कैसे वेरिफिकेशन आएगा देखो। चलो पहला केस उठाते हैं, टेबल अपने पास रख लेना और एक एक केस को पढ़ते चलेंगे, टेबल में बनाते चलेंगे। देखो रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, कैसे हमें रे डायग्राम बनाने हैं उसके रूल्स हमने पढ़ रखे हैं। रूल्स क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालो, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालो, और वो लाइट रेज को मिरर से रिफ्लेक्ट होने दो। स्टेप 1, इमिट टू लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। स्टेप 2, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको लाइट रेज को जाने दो और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करो कि वो लाइट रेज कहां पर कट रही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इमेज। जहां पर वो रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। तो चलो पहला केस उठाते हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट रखा है एट इनफाइनाइट, चेक करना है कि क्या जो इमेज बन रही है वो एट एफ बन रही है या नहीं बन रही है, और उसका जो साइज है वो पॉइंट साइज आ रहा है या नहीं। ठीक, चलो चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। मिरर तो कॉनकेव, जो बीचों बीच लाइन बनाएंगे हम उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल, पोल से लेकर के इस पॉइंट को कहेंगे फोकस, फोकस से डबल करो सेंटर। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर। ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट।
ठीक, ओके। कैसे बनाना है इसका रे डायग्राम? तो करना क्या है, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालनी है। चलो इस वाले पॉइंट को नाम देता हूं ए और इस वाले पॉइंट को नाम देता हूं बी। यहां से एक रेज निकली, चली 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 चली, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने रेज निकाली। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज निकली वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेंगे? तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेंगे। एक लाइट रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास की? फोकस से पास किया। ओके, चलो दूसरी लाइट यहां से निकालो, दूसरी लाइट यहां से निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अब क्या होता है, कई बार यहां पर ना ऐसे डॉटेड लाइन बना दी जाती है, ऐसे डॉटेड बना दिया जाता है। डॉटेड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है या वहां से कहीं से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। और ऐसा कन्वेंशन है, माना जाता है कि लाइट रेज जो बहुत दूर से आती है ना वो एकदम पैरेलल आती है, एक जैसी आती है। जैसे आप मुझे इसमें आइडेंटिफिकेशंस करके देखो, मान लो मेरे हाथ पे कुछ लाइट रेज गिर रही है, ठीक है, जो इंक लगा है वो क्वेश्चन छोड़ देना है। मान लो ऐसे लाइट रेज इस पे गिर रही है तो सभी पॉइंट एक जैसा साइन कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें साइन ज्यादा है उसमें साइन कम है, सभी में एक जैसी शाइनिंग आ रही है। मतलब हर पॉइंट पे जो लाइट रेज गिर रही हैं वो लगभग एक जैसी हैं, आपस में पैरेलल से लाइट आकर के गिर रही है। कहीं पर लाइट ज्यादा नहीं है, कहीं पर लाइट कम नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो देखो दोनों पैरेलल रेज आई, हमने क्या किया, स्टेप 1 क्या था, दो लाइट रेज निकालनी थी। तो चलो देखो मैंने स्टेप 1 में दो लाइट रेज निकाल दी। स्टेप 2 क्या कहता था कि दोनों लाइट रेज जहां पहले ये फाइंड करो कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन उन लाइट रेज का कहां पर है। तो ये रहा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां है? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा हो गया। और क्या कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इमेज। जहां पर लाइट रेज कट करेंगे वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या लाइट रेज फोकस पे कट हुई? तो हाँ। क्या इमेज फोकस पे होगी? तो हाँ, इमेज फोकस पे होगी। ठीक, फिर ये वाली जो लाइट, जैसे ए वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज भी फोकस पे आ गई और जो बी वाला पॉइंट है इसकी इमेज भी फोकस पे आ गई। मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट का ये रहा इमेज, ये छोटा सा इमेज। तो क्या पॉइंट साइज है? बिल्कुल सर, ये पॉइंट साइज है। क्या फोकस पे बना है? बिल्कुल फोकस पे बना है। क्या ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था? बिल्कुल इनफाइनाइट पे था। और टेबल में हमने एक चीज छोड़ रखी थी, वो छोड़ रखा था नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब मुझे चेक करना है रियल या वर्चुअल, चेक करना है रियल या वर्चुअल। तो कैसे बताया था, लाइट रेज अगर सच में कट रही है तो रियल, और अगर मुझे जबरदस्ती उसको पीछे ले आकर के कट कराना पड़े तो वर्चुअल। तो यहाँ लाइट रेज सच में कट कर रही है, मतलब यहाँ जो लाइट रेज की वजह से इमेज बनेगी उसका नेचर होगा रियल। ठीक है, पहला केस हमें समझ में आ गया। स्टेप बहुत सिंपल थे, दो लाइट रेज लेके जानी है, दोनों लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्लेक्ट कराने के बाद कहां कट कर रही है वो चेक करना है, जहां पर कट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक, चलो पहला केस तो हो गया। चलिए जरा दूसरा केस उठा के देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 हमसे कहा था कि एक काम करो, चलो ऑब्जेक्ट को एक इनफाइनाइट पे नहीं रखना है, अब ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी। ये केस नंबर है 2। चलो चेक कर रहे हैं इसे, इसका भी नेचर रियल ये सब चेक करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसकी प्रॉब्लम क्या रखते हैं? ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा एक कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस और सेंटर। ठीक, अब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे ऐसे, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है। अब आप ऑब्जेक्ट ऐसे मत रखिएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों नहीं चाहिए, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखो। इसका लॉजिक ये यूज करते हैं, जैसे देखो मान लो पॉइंट ए है, मान लो पॉइंट बी है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो पॉइंट नंबर ए की भी इमेज बनानी पड़ेगी और पॉइंट नंबर बी की भी इमेज बनानी पड़ेगी। मतलब ए से दो रेज निकालने पड़ेंगे
और बी से भी 2 रेज निकालने पड़ेंगे, तो टोटल आपको 4 रेज निकालने पड़ेंगे और डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम करते क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक, अब इसमें आपको डायग्राम बनाना किसके लिए है, तो सिर्फ ए के लिए डायग्राम बनाओ। ए की इमेज बना दो और ए के जस्ट नीचे किसकी इमेज होगी, बी की इमेज होगी। यानी मुझे दोनों रेज निकालने अब किससे हैं, सिर्फ ए से निकालने हैं। इसके पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हर एक पॉइंट से लाइट रेज निकल रही थी, जहां से लाइट रेज निकल रही थी सब आकर के फोकस पे ही कन्वर्ज हो रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां पर क्या है, आपको ए के बारे में पता नहीं है कि इसकी इमेज कहां बनेगी, तो चलो इसकी इमेज बना के चेक करते हैं कौन कौन से रूल्स यूज कर सकते हो। तो दिक्कत नहीं है, आपके पास टोटल 4 रूल्स हैं, 4 में से आपको सिर्फ 2 यूज करने हैं क्योंकि आपको सिर्फ 2 रेज चाहिए। तो चलो फटाफट इसको चेक करते हैं कैसे काम करना है। अब आप कहोगे सर चलिए आप एनसीईआरटी वाला करके बताइए, तो एनसीईआरटी में जो है उसने यूज किया है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। इसके ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे बनानी है इसको। पहला इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले जो तुम्हें ड्रॉ करना है वो रूल नंबर 3 पहले करना है, रूल नंबर 1 बाद में करना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि लाइट रे अगर सेंटर से पास होगी तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार बच्चे से सेंटर वाली लाइन बना देते हैं और बनाते हैं तो वो मिरर्स पे पास ही नहीं करता है, मिरर से भी नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने का एक तरीका है कि आप क्या करो, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सेंटर से थोड़ा दूर बनाओ। जैसे ये हमने क्या किया, ऐसे सेंटर लिया, अरे यार इसका डायग्राम बताता हूं आपको। करना क्या है, रूल नंबर 3 तो पहले ही करना है, लेकिन जो सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनानी है वो थोड़ी ज्यादा रखनी है। ठीक है, पोल हो गया, ये फोकस ले लो, ये सेंटर ले लो और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सेंटर से दूर बनाओ। अब क्या होगा, अगर अब स्केल रख करके सेंटर से ड्रॉ करोगे तो वो मिरर तक कट होने के लिए आ सकता है। और ऑब्जेक्ट को देखो ऐसे एक लाइट रे जैसे लिया, सेंटर से पास किया, अब ये मिरर तक ले जा सकते हो। थोड़ा बढ़ा लेना यार इसमें क्या, ठीक। मतलब पहले तुम्हें यूज करना है रूल नंबर 3। तो सेंटर से पास किया, जैसे गया वैसे रिट्रेस हो जाएगा। ठीक, अब यूज करो रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मैं किसी लाइट रे को लेकर के चलूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट रे को लेकर के चले तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। तो फोकस से पास करेगा। अब देखो ये ब्लैक वाला रिफ्लेक्टेड रे है और ये ब्लू वाली इंसिडेंट, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। देखो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। रूल नंबर 1 क्या था, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस। रूल नंबर 3 क्या था, सेंटर से पास करोगे, जैसा जाओगे वैसा रिट्रेस। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर कट कर रहे हैं और यहीं पर इमेज बनेगी ए की, क्योंकि तुमने लाइट निकाला है ए से तो इमेज बनेगी ए की, और इमेज की जो हम लिख रहे हैं ए की इमेज लिख रहे हैं ए डैश से, और इसके जस्ट ऊपर जो इमेज होगी वो इमेज होगी बी के, इसको लिखते हैं अपन बी डैश। ठीक, अब इसके बारे में देखें। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। साइज देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज ऐसी बनी है, यानी जो स्मॉल इन साइज बनी है, छोटी बनी है। क्या लाइट रेज सच में कट की है? हाँ, लाइट रेज सच में कट कर रही हैं। मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल। एक चीज और वो हमें ध्यान रखना है, देखो ऑब्जेक्ट में ए ऊपर था बी नीचे था, मतलब ऐसा समझ सकते हो उसमें कैप इधर है, ये डाउनवर्ड पोर्शन ऐसा है, लेकिन इमेज में कैप नीचे है। ऑब्जेक्ट में कैप ऊपर है, इमेज में वो कैप नीचे है। ऑब्जेक्ट में ए ऊपर है, इमेज में ए नीचे है। मतलब इसके लिए लिखा जाता है रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है। ठीक है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है, ये रियल है और साथ में उल्टा भी बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड लिखते हैं। तो आप यहां पर केस नंबर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 की हेल्प से आपने इस डायग्राम को बनाया। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यही डायग्राम बनाइए, आप चाहे तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का यूज करके भी ये डायग्राम बना सकते थे। आपके पास पूरी फ्रीडम है बच्चे, आप जो मन करे वो रूल यूज कर सकते हैं। बट जो एनसीईआरटी में दिए गए थोड़ी प्रिसाइज रूल है, इसमें आपको साइज के बारे में थोड़ा एडजस्ट करने की टेंशन नहीं होती है। मान लो पोल, फोकस, सेंटर,
अब एग्जाम में बनाना है तो कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, राउंडर लेकर के सेंटर से ये बना लेना और उसके मिड पॉइंट को फोकस मार्क कर लेना। ये एग्जाम में आप कर सकते हो। देखो अब इसमें क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पर, ये देखो सी के पीछे रखा है बियॉन्ड सी। अब इस पॉइंट को नाम दे दो ए और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो बी। यूज कर लो अगर आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का यूज करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल passes by focus, light ray passes by focus after reflection gets parallel to principal axis। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास किया, फोकस से ऐसे पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या किया, पहले रूल नंबर 1 यूज किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो गई। उसके बाद रूल नंबर 2 यूज किया। रूल नंबर 2 क्या है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस बाय फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने कट किया, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने यहां पर कट किया, यहीं पर बनेगी इमेज। तो लाइट रेज अगर ए से निकली है तो इमेज भी ए की बनेगी। इसको रिप्रेजेंट किया ए डैश से और उसके जस्ट ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो किसका आएगा, बी डैश का। ठीक, ये देख लो इससे भी सेम आ रहा है कि वो सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसी बनी है तो स्मॉल इन साइज बनी है और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप इसका यूज करिए चाहे इसका यूज करिए, लेकिन ये वाला यूज करो तो ज्यादा बेटर है। इसमें आपको टेंशन नहीं है कि वो छोटा बन रहा है या नहीं बन रहा है, आराम से इसमें सारी चीजें सेट रहेंगी। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा प्रिफर्ड रखना। ठीक, अब बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें रखना है एट सी पे। केस नंबर 3 में ये सब जाने दो, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा नहीं पता। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट को रखना है एट सी पे। अब देखो यहां थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग क्या करना पड़ता है, सुनो। अगर हम देखो जैसे एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया बना सकते हैं, चलो इससे बना देता हूं मैं। मान लो तुम्हारी जो कॉपी है ना उसमें ऐसे कुछ लाइनिंग्स बनी होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो होंगी ही होंगी। ठीक है, ऐसे ठीक है। मान लो इस तरह की ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है। थोड़ी ये 5th वाले केस में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट एट सी है, इमेज भी मुझे एट सी ही चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इसका रे डायग्राम बनाओगे तो कई बार बच्चे रे डायग्राम बनाते हैं तो एग्जैक्टली सी पे कट होता है नहीं होता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग इसमें क्या लगाना है। ये तुम्हारी कॉपी में ऐसे लाइंस तो बनी होगी, इसमें क्या करना, कोई भी एक लाइन पकड़ लेना। जैसे मान लो मैंने ये वाली लाइन पकड़ ली, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने मिरर ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ऐसा एक मिरर हो गया। ठीक है, ये जाने दो, फिर इसका यूज नहीं है। ये हमारा मिरर हो गया। ठीक, अब क्या करना, सेंटर और फोकस तो हमें दिख ही रहा है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। तो एक काम करो, इसमें 2 लाइन का ऑब्जेक्ट बनाओ ऐसे। ठीक है, और तुम्हें पता है कि इसके रे डायग्राम में जो इमेज बननी चाहिए वो यहां पर बननी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं रेज यहां पर कट होनी चाहिए। तो अपने दिमाग में एक रफ आइडिया रखो कि सर मुझे कहीं ना कहीं इमेज को यहां पर क्रॉस कराना है, 5-6 बार कट करने से अच्छा, मिटाने से अच्छा ये वाला काम कर सकते हो। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। देखो थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रखो कि कट तो यहीं पर होना चाहिए। अब रूल्स यूज करो। तो पहला रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस। अब आपके दिमाग में है कि इस लाइन को फोकस से पास करना है, लेकिन कट तो यहीं पर होना चाहिए। तो एक काम करिए, ये फोकस से पास करा करके चले, अरे फोकस से पास करा करके यहीं पे कहीं कट करा दो। ठीक है, ये फोकस से पास करो और ये चीज कहीं पे कट करा दो। फोकस से नहीं हुआ क्या, मैंने कहा मेजर लिया था। ठीक है, थोड़ा सा मेजर करके करोगे तो वो एक्चुअल में आ जाएगा। ठीक है, फोकस से पास करोगे और कट तो यहीं पर कराना है। तो यहां पर हमने यूज किया रूल नंबर 1। ठीक है, देखो पहले आराम से समझो। ऐसे कॉपी में हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होंगी, एक रेफरेंस को मैंने ले लिया और वहां से मिरर ड्रॉ किया।
तो ये वाली लाइन हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सेस। अब क्या किया मैंने, 2 लाइन का ऑब्जेक्ट बनाया और सोचा 2 लाइन की इमेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो साइज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना, याद रखना, इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है वो चलो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहले रूल नंबर 1 यूज किया, इसके बाद यूज करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लाइट रे अगर फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पास को रिट्रेस कर लेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद से देखो वो खुद को क्या करेगी, ऐसे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, लाइट रे ऐसे फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करने के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको उसमें समझना पड़ेगा चीजों को, और ऐसा क्यों किया उसके पीछे के लॉजिक्स को समझो। होता है क्या, अगर चलो मैं थोड़ा सा ईमानदारी से करके बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी। मान लो मैं ऐसा बनाता, ये सेंटर, ये मान लो फोकस, ये मान लो पोल, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल passes by focus. If a light ray passes by focus after reflection, it will be parallel to principal axis. ये होता है डायग्राम। लेकिन अब मेरा डायग्राम एग्जैक्टली यहाँ C के नीचे कट हो गया। ठीक है, कई बार आप डायग्राम बनाओगे तो हो सकता है वो C के पहले कट जाए, C के बाद में कटे, तो फिर आपको डायग्राम को रब करना होगा, मिटाना होगा, फिर से डायग्राम बनाओगे। तो उससे अच्छा दिमाग में थोड़ा रखो कि C के नीचे कट होना चाहिए और थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो नेचर ऑफ इमेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान लो ये ए बी है, तो ए से मैंने 2 रेज निकाली और दोनों रेज यहाँ पर कट करी है, मतलब यहाँ ए की इमेज बनेगी और इसके जस्ट नीचे बी की इमेज बनेगी। क्या रेज सच में कट की? हाँ, तो यहाँ पर नेचर कैसा होगा? रियल, और ए ऊपर था, ए नीचे है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें रूल नंबर 3 आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लाइट रे सेंटर से पास तो कर ही नहीं सकते। मतलब ए से निकालना है, ए से निकाल के सेंटर से पास करके मिरर पे तो ले ही नहीं जा सकती, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ए से सेंटर, सेंटर से मिरर, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ रूल नंबर 3 आप यूज नहीं कर पाएंगे, और ये बस कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जरा सोचते हैं। तो ये तुम्हारा केस नंबर 3 हो गया था। ये कौन सा था? केस नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलो केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 में मुझे क्या करना है? ऑब्जेक्ट कहां रखना है? तो ऑब्जेक्ट रखना है मुझे बियॉन्ड सी, ना बियॉन्ड सी नहीं, कहां? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब थोड़ा सा और पास में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा पास में आ जाओ, फटाफट देख लेते हैं कहां बनेगी इमेज। ये हमने रखा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब ए से 2 रेज निकालनी है, दोनों रेज जहां कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी, और हमारे पास रूल्स तो भरमार है, 4 के 4 रूल्स है, कुछ भी यूज कीजिए। आप चाहो तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 यूज कर सकते हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, रिफ्लेक्शन के बाद से वो फोकस से पास करेंगे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ अ लाइट रे passes by focus after reflection it will be parallel to principal axis। ठीक है, वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस जहां पर दोनों रेज कट करेंगे वहीं पे क्या बना देना? इमेज। तुम लोग स्केल से बनाना यार, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सही सलामत बनेगा। ठीक है, मेरे से तो अभी नहीं हो सकता। ये मान लो बी, इधर मान लो सेंटर, और यहां पर बन गई इमेज। तो ए से निकलने वाली लाइट रेज थी, यहां पर कट हुई, तो यहां पर किसकी इमेज बन जाएगी? तो ए की इमेज बनेगी, अपन उसको ए डैश से लिखेंगे। इसके जस्ट ऊपर किसकी इमेज होगी? तो बी की इमेज होगी, बी डैश लिखेंगे। तो इमेज की पोजीशन कहां आ रही है? बियॉन्ड सी। ठीक है, साइज कैसा आ रहा है? तो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लार्ज इन साइज। और नेचर कैसा है? तो दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इसमें अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। कई बार मुझे मिटाना पड़ा था, सेंटर की पोजीशन को चेंज करना पड़ा था, सेटिंग करनी पड़ी थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी। इसलिए रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 रिकमेंडेड नहीं होता है, आप इससे मत बनाइए। यहाँ पर जो रिकमेंडेड रूल्स है वो है रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। उसकी हेल्प से बनाओ तो प्रॉब्लम देखो कैसे। पहले क्या करना है? ये हो गया तुम्हारा मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर। अब बना वो ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। पहले ड्रॉ करना है रूल नंबर 3, पहले वो ड्रॉ करना है, उसके बाद रूल नंबर 1 पे आना। तो रूल नंबर 3 क्या है कि इफ अ लाइट रे पासेस बाय सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो चलो थोड़ा मिरर बड़ा कर देता हूं। लाइट रे जो है वो अगर सेंटर से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, जैसे ए वाले से एक लाइट रे निकली है, ऐसे निकली है, ठीक। यहां पर पढ़िए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, और टकरा करके ऐसे चली गई है। डायग्राम समझ लो, लाइट ऐसे गई है, फिर टकरा करके ऐसे निकल गई है। तो ये यूज कर लिया हमने रूल नंबर 3। अब यूज करना है रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास बाय फोकस, वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है। अब ए से निकलने वाली लाइट रेस थी, वो यहां पर कट हुई, तो यहीं पर किसकी इमेज बनेगी, तो ए की इमेज बनेगी, और इसके जस्ट ऊपर किसकी इमेज होगी, तो इसके जस्ट ऊपर बी की इमेज होगी। तो हमने देख लिया। इसमें भी क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज बियॉन्ड सी है। देखो ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये वाला रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ा, ये आराम से आपका केस बन जाता है, ठीक है। चलिए केस नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। केस नंबर 5 में मुझे क्या करना है, केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को रखना है एट एफ, और इमेज जा रही है एट इनफाइनाइट। अगर आप टेबल देखो तो ऑब्जेक्ट को रखना है एट एफ, और इमेज जो जा रही है वो जा रही है एट इनफाइनाइट, और साइज तो बहुत बड़ा है, इन लार्ज जा रहा था। अब चलो ये चेक करते हैं सही है गलत है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, देखो मान लो फोकस, पोल, सेंटर, एक ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही रख देना है ऐसे, ठीक। इसमें अब आपको ये वाला पॉइंट मिल चुका है ए, ये वाला पॉइंट मिल चुका है बी। पहला स्टेप यूज कीजिए। पहला स्टेप कहता है कि ए से 2 रेज निकालो, दोनों रेज जहां कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। तो चलो पहला निकालता हूं। पहला लिख लो कि जो सेंटर से पास कर रही है वो वाली लाइन ले लो। एक लाइट रे है, जैसे इसके पहले वाले में क्या था ना, सेंटर से पास करते हुए लाइन ले लिया, तो उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। इसमें यूज किया है हमने रूल नंबर 3, ठीक। अब यूज कर लो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पासेस बाय फोकस। एंड रूल नंबर 1, ध्यान से सुनना इसमें हुआ क्या। देखो जो लाइट मुझे चाहिए, मुझे इमेज कहां चाहिए, इनफाइनाइट पे चाहिए। जरा सोचो, जब हमने ये रे डायग्राम से स्टार्ट किए थे तो क्या बताया था कि इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं, इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो सोचो इनफाइनाइट तक जाने वाली रेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल ही होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है ये रेस पैरेलल बनानी है, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल चलते चलेंगे, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे बनाते जाओगे, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। मान लो ये 500-600 किलोमीटर जाने पे कट करेगा, तो जहां कहीं पर कट करेगा, मान लो 500 किलोमीटर जाने पे कट, क्या सपोज करना है, तो जहां पर कट करेगा वहां पर किसकी इमेज बनेगी, ए की, और उससे जस्ट ऊपर किसकी इमेज बनेगी, बी की। तो दिख रहा है क्या कितना बड़ा बना है ये। तो यहां पर भी साइज कैसी बनती है, बहुत बड़ी, एक्स्ट्रा लार्ज, इन लार्ज बनती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था केस नंबर 5। सिंपल है, फोकस पे रखोगे। अब मुझे इमेज जो चाहिए वो इनफाइनाइट पे चाहिए, तो इनफाइनाइट तक जाने वाली लाइट रेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको थोड़ा सा सेटिंग कर सकते हो। पैरेलल होनी चाहिए, कहीं पर कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 का यूज करते हैं, सॉरी केस नंबर 6 को यूज करते हैं। केस नंबर 6 क्या कहता था, स्पेशल केस था, उसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। वो क्या था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखूं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको, बिटवीन एफ एंड पी को सोचना पड़ेगा कैसे हो रहा है। ध्यान से सुनना, सारे केसेस एक साथ कर रहे हैं। मान लो मेरे हाथ को जरा समझना, ठीक है। इस वाले थंब को समझ लो, ये सेंटर है, ठीक है, ये फोकस है, ठीक। अब देखो पहले वाले केस में लाइट रेज फोकस पे कटी थी, मतलब जैसे समझ सकते हो कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे दोनों लाइट रेज यहां पर कट रही है फोकस पे। फिर कहां कटी थी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो लाइट रेज देखो सेंटर और फोकस के बीच में कटी है।
अब लाइट रेज सेंटर पे कटी है, तो लाइट रेज देखो ऐसे सेंटर पे काट दिया, फिर बियॉन्ड सी कटी है, फिर पैरेलल हो गई है। अब नेक्स्ट सोचो क्या होगा, एक बार और सोचते हैं। ये मेरे हाथ को समझना है आपको, ये हो गया तुम्हारा पोल, फोकस, इस थंब को, ये थंब वाला जो एरिया इसको मान लो सेंटर। तो जो पहला केस था जहां पर लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही थी, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज ऐसे फोकस पे कट हो रही थी, फिर फोकस और सेंटर के बीच में कट हो रही थी, फिर सेंटर पे कट हो रही थी, फिर बियॉन्ड सी कट हो रही थी, और फिर पैरेलल हो गई। इस केस में भी, फिफ्थ वाले केस में पैरेलल हो गई थी। तो नेक्स्ट केस कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। आप ध्यान से देखो तो मैं हाथ को ऐसे दूर लेके जा रहा हूं, तो फिफ्थ केस में पैरेलल हो गई थी, नेक्स्ट केस में वो कैसी हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज होगी, फैल जाएगी। तो जो नेक्स्ट केस है जिसमें हमें इमेज बनानी है वो कैसी बननी चाहिए, तो आपको पता चल गया वो डाइवर्जिंग बनानी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें यूज करना है। देखो ये कॉनकेव मिरर हुआ, पोल, फोकस, सेंटर। मुझे ऑब्जेक्ट रखना है पोल, फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बना सकते हो उसमें, इसमें क्या यूज कर सकते हो, तो इसमें यूज कर सकते हो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 क्या है कि सेंटर से पास करते हुए जाएगा तो रीड रेस हो जाएगा। और रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 बोलता है कि इफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव एज नॉर्मल एंड वी हैव टू फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये रहा ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट को लिया ए, इस वाले पॉइंट को लिया बी, तो ए से 2 रेस निकाली, एक रेस तो थी वो जो थर्ड वाले रूल को फॉलो करके चली गई, और दूसरी जो रेस है वो फोर्थ वाले रूल को फॉलो कर रही है। तो यहां पर ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहां पर जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब देखो ये वाली लाइट इधर कहीं कट नहीं होगी, इस साइड कहीं कट नहीं होगी, तो होगा क्या, इस साइड कट नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको जबरदस्ती कट कराना पड़ेगा पीछे ले जा करके। तो चलो भाई आ जाओ पीछे, तो भी आ जाए पीछे। ध्यान रहे रिफ्लेक्टेड लाइट को कट कराना, इंसिडेंट लाइट को मत बढ़ा दीजिएगा कि ये इंसिडेंट लाइट है इसको बढ़ा कर कट कराने लगे, नहीं, रिफ्लेक्टेड को बढ़ाना। अब देखो क्या होगा, ये वाला पॉइंट ए, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो ए की, और यहां जस्ट इसके नीचे इमेज होगी बी की। अब इसमें क्या क्या है, क्या ये लाइट रेज सच में कट हुए, क्या ये लाइट रेज सच में कट हुए, तो नहीं। तो इसका नेचर कैसा आएगा, इसका नेचर आएगा वर्चुअल, सच में रेज नहीं कट रहे, रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। साथ में देखो यहां ए ऊपर है तो वहां पर भी ए ऊपर ही है, तो वर्चुअल के साथ साथ क्या आया है, इरेक्ट, सीधा। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, तो इसके लिए लिखा जाता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इसके लिए लिखा जाता है बिहाइंड द मिरर। और साइज देखो बच्चे, तो साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत बड़ी है, तो इसके लिए अपन साइज लिखेंगे कि साइज कैसी आ रही है, तो इन लार्ज आ रही है। तो ध्यान से हमने सुन लिया। हमने अब टेबल भी कंप्लीट करना है। टेबल में तुमने थोड़ी थोड़ी जो जगह रखी थी नेचर के लिए, तो स्टार्टिंग के जो 5 आएंगे वो आएंगे रियल एंड इन्वर्टेड। जो लास्ट वाला केस आएगा ये आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो रट लो इन रे डायग्राम्स को, काफी टाइम प्रैक्टिस करो, 5-6 बार इनको प्रैक्टिस करो, तो आपको कॉनकेव का रे डायग्राम एटलीस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू।